हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम नारायण साहित्य सागर ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, काफ़ी दिनों से हम कोई क्लास नहीं ले पाए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ मेडिकल इमरजेंसीज और व्यक्तिगत समस्याओं के चलते हम नहीं कर पाए। आज पुनः मैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शुरुआत करने जा रहा हूं। सो आप लोग पेशेंस बनाए रखें और रुचि बनाए रखें अपनी। यूजीसी नेट जेआरएफ में कुछ कहानियाँ लगी हुई हैं, हम उन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमने एक हरिशंकर परसाई की दो कहानियाँ हैं, इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर और भोला राम का जीव। उन दोनों को पढ़ेंगे। तो आज जो हमने कहानी रखी हुई है वो है एक व्यंग्यात्मक कहानी। ऐसे तो उनकी सारी कहानियाँ व्यंग्यात्मक ही हैं। तो पहली जो कहानी हमने लिया हुआ है इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर। तो उस कहानी को पढ़ने से पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ देख लें तो बेहतर होगा। जीवन परिचय को देखें तो इनका जन्म जो होता है वो 1924 में होता है। जो निधन है वो 1995 में। इनकी माता का नाम जो है चंपाबाई था, पिता का नाम चुमक लालू प्रसाद था। इनके भाई बहन 4 थे। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो जाने की वजह से इनका जो जीवन था ये बहुत ही संघर्षमय बीता और 4 भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। सो इनका जीवन, यूँ कहे बचपन तो बहुत ही संघर्ष एवं कठिनाइयों में बीता। शिक्षा को लेकर अगर देखते हैं तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो गांव में ही हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। वन विभाग में इन्होंने नौकरी की और नौकरी में ज़्यादा दिन तक बने नहीं रहे। वो कुछ दिनों के बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। फिर उन्होंने अध्यापन कार्य किया। वन विभाग में नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य भी नहीं जचा इन्हें, तो इन्होंने इसको भी छोड़ दिया और स्वतंत्र लेखन के रूप में ये कार्य करने लगे, जिसका एक प्रमाण है जबलपुर से इन्होंने साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन किया। इन्होंने वसुधा का प्रकाशन किया। इस तरह से हम इनकी शिक्षा के बारे में देखें। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, वन विभाग में नौकरी की, अध्यापन कार्य किया, इसको भी उन्होंने छोड़ दिया। फिर स्वतंत्र लेखन में आए। जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया इन्होंने, वसुधा का। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इनके बारे में कुछ साहित्यिक विशेषताओं को देखेंगे। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करके चलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी ये। यूजीसी नेट जेआरएफ में हरिशंकर परसाई की रचनाओं से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आगे देखते हैं। साहित्यिक विशेषताओं में देखते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य लेखक हैं हिंदी साहित्य के। इनके कहानियों में जो या इनकी साहित्य में जो विषय रहे हैं वो मुख्य रूप से फैशन परस्ती, झूठा मान सम्मान, चुनाव व्यवस्था, राजनीतिक दांवपेच, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य के नाम पर ठगी, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, भाई भतीजावाद, चरित्रहीनता इनके प्रमुख विषय रहे हैं। इनका जो व्यक्तित्व था ये बड़ा ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व था। अपने व्यंग्य के माध्यम से इन्होंने भारतीय व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया है, समाज के सम्मुख लाने का प्रयास किया है। समकालीन राजनीति पर इनकी पैनी नज़र थी। समाजवादी व्यक्ति थे तथा कार्ल मार्क्स की विचारधारा से ये प्रभावित थे। व्यंग्य को साहित्य विधा का इन्होंने दर्जा दिलाया। हरिशंकर परसाई की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इन्होंने व्यंग्य को एक साहित्यिक विधा का दर्जा दिलाया। डॉक्टर रामविलास शर्मा इन्हें आज़ादी के बाद भारत की समकालीन राजनीति के ऊपर सबसे बड़ा व्यंग्यकार मानते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा आज़ादी के बाद भारत की समकालीन राजनीति के ऊपर सबसे बड़े व्यंग्यकार के रूप में इनको मानते हैं।
इतना नोट कीजिए। आगे हम इनकी भाषा शैली और प्रमुख रचनाओं को देख करके हम आते हैं इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर, क्योंकि इन विशेषताओं को हम पढ़े रहेंगे, जाने रहेंगे, तो कहीं से भी अगर प्रश्न उठा करके या कोई भी तथ्य उठा करके पूछ देता है तो हमें यह निर्धारित करने में कोई संकोच नहीं होगा कि यह हरिशंकर परसाई की ही रचनाओं में से आया है, क्योंकि विषय वस्तु और इनकी विचारधारा को पढ़ने के बाद एक क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट कि हमें ऐसा ये हरिशंकर परसाई ही लिख सकते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम परसाई जी की भाषा शैली की बात करें तो व्यंग्य विधा के प्रमुख लेखक होने के कारण उनकी जो शैली है व्यंग्य प्रधान शैली मानी जाती है। साधारण बोलचाल की भाषा को इन्होंने प्रयोग किया है। तद्भव तत्सम उर्दू और विदेशी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। व्यंग्य प्रधान भाषा के बावजूद करुणा और सौंदर्यबोध के भी दर्शन उनकी रचनाओं में होते हैं। व्यंग्य विधा होने का ये मतलब नहीं है कि वो करुणा और सौंदर्यबोध को छोड़ दिया जाए। उन्होंने व्यंग्य प्रधान भाषा के बावजूद भी उनकी रचनाओं में करुणा और सौंदर्यबोध के भी दर्शन होते हैं, दिखाई देते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात किया जाए तो कहानी संग्रह जो है दो हैं प्रमुख रूप से, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये दो जो हैं उनके कहानी संग्रह हैं। रचनाओं को अक्सर पूछ लिया जाता है। उपन्यास की बात करें तो दो प्रमुख हैं, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये दो उनके उपन्यास हैं। निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में। ये शीर्षक से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितने बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक चीज़ को नोट बनाते चलिए, तभी आपको पढ़ने का आनंद आएगा, तभी आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। ऐसे अगर हम सुन करके 2 बार 3 बार सुन करके एक बार नोट बना लेते हैं तो अच्छे से याद भी हो जाएगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और परसाई जी पे कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर बनेगा भी नहीं, ये हमारा दावा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उनकी रचनाओं को हरिशंकर परसाई रचनावली के नाम से 6 भागों में प्रकाशित किया गया है, जिसमें सभी उनकी रचनाएं आ गई हैं। पुरस्कार एवं सम्मान को देखा जाए तो विकलांग श्रद्धा के दौर एक रचना है, विकलांग श्रद्धा के दौर, इसके लिए उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। दूसरा जो है मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग का उन्होंने पुरस्कार पाया हुआ है। चकल्लस पुरस्कार मिले हैं उन्हें। शरद जोशी सम्मान भी मिला है। जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की गई है। इनका निधन जो है 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए और 2 बार 3 बार देख करके नोट बनाइए। यहाँ पर उनकी जो जीवनी है, जीवन से संबंधित जो जुड़ी बातें हैं, उनको टोटल हमने समेटने का प्रयास किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा उनके संबंध में पूछा जाए तो। इसके बाद हम कहानी पर आते हैं, कहानी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम कहानी का पढ़ने का प्रयास करेंगे। इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर हरिशंकर परसाई की एक बहुत ही प्रसिद्ध भारत की वर्तमान पुलिस व्यवस्था पर एक करारा व्यंग्य है। चाँद के काल्पनिक जीवन पे, काल्पनिक पुलिस व्यवस्था पे
इंस्पेक्टर माता दीन, जो कि भारतीय पुलिस व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भेजा जाता है। उनके माध्यम से भारत की पुलिस व्यवस्था पर इन्होंने करारा व्यंग किया है कि किस तरह से झूठे गवाह खड़े किए जाते हैं, किस तरह निर्दोष को सज़ा दी जाती है, किस तरह से अपराधी बच करके निकल जाते हैं। और अफसरशाही में कि छोटे अफसर बड़े अफसरों के बीवियों का या यूँ कहें कि उनके बच्चों को किस तरह से सेवा प्रदान करते हैं, वो सब हरिशंकर परसाई ने इसमें दिखाने का प्रयास किया है। आगे एक एक चीज़ को हम बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे, अंत तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बीच में जाएंगे तो कुछ भी समझ आने वाले नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन, डिपार्टमेंट में उनको एमडी साहब कहते हैं, एमडी साहब कहते हैं। वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वैसे वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्यों की आबादी है। ये किनका कथन है? इंस्पेक्टर माता दीन के माध्यम से हरिशंकर परसाई बोलते हैं। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात खाई है, ये भी एक व्यंग है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर माता दीन उसे सजा दिला ही देते हैं। कितनी बड़ी बात है। छुरे पर पाए गए निशान को वैज्ञानिक जो है वो बता देते हैं कि ये कातिल के नहीं हैं, फिर भी उस व्यक्ति को इंस्पेक्टर माता दीन अपनी सूझबूझ और अपने तरीक़ों से उसको सज़ा दिलवाने में ये माहिर हैं। माता दीन कहते हैं कि वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। इनका विचार ये है कि ये केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चाँद का उजला हिस्सा देख लिया और कहा कि वहाँ जीवन नहीं है। इनका कहना यह है कि चाँद के उजले हिस्से को देख करके इन्होंने बता दिया कि वहाँ पर जीवन नहीं है। मैं चाँद के अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दीन अंधेरे पक्ष के माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चाँद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ हमारी सभ्यता आगे बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त क्षमता नहीं है, सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सज़ा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है। ये रामराज के ऊपर भी व्यंग है। चाहे आज की सरकारें करें या कोई भी काल्पनिक रामराज्य हो या उनकी सपने का जो शासन व्यवस्था है वो हो, उसके ऊपर रामराज के ऊपर भी ये व्यंग है, ये कहानी। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें और हमारी पुलिस को शिक्षित कर दें। ये चाँद के मिनिस्ट्री से यहाँ पर संदेशा आया हुआ है। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो, तो सचिव क्या सलाह दिया? सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चाँद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए। यह तय किया गया कि कई केस को इंस्पेक्टर माता दीन ने अपने सूझबूझ से हल किया था, अपने तरीक़ों से हल किया था, जो वर्तमान पुलिस में चल रहा है उसके तरीक़ों से हल किया था। इन्हीं को भेजने के लिए नक्की किया गया। चाँद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। चाँद सरकार को लिख दिया गया कि आप यान भेजिए ताकि हम अपने सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को वहाँ भेज सकें। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। पुलिस मंत्री, जो आज गृह मंत्रालय कहा जाता है, पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष डिपार्टमेंट में ऐसी जय जयकार हो कि पीएम को भी सुनाई पड़नी चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला कि आप ऐसा काम करके दिखाना वहाँ पे कि हमारे सरकार की जय जयकार हो जाए। माता दीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्राविसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राय की कौशलपुर राजा। ये रामायण रामचरितमानस की चौपाई है। ये हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं उस समय तुलसीदास जी ने लिखा है, प्राविसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राय की कौशलपुर राजा। यानी ये यात्रा के कुशल होने के लिए एक तरह से प्रार्थना है।
ये कहते जा रहे हैं माता दिन विदा लेकर के। यान के पास पहुंचकर माता दिन ने मुंशी अब्दुल गफ्फार ने पूरा पुकारा। यान के पास पहुंचकर मुंशी ने अब्दुल गफ्फार को पुकारा। मुंशी जो थे अब्दुल गफ्फार को पुकारे। मुंशी गफूर ने एड़ी गिलाकर सल्यूट फटकारा, बोला जी पेक्टसा। पेक्टसा को इंस्पेक्टर साहब को शॉर्ट में पेक्टसा कहा जाता था। FIR रख दी है जी पेक्टसा। और रोजनामचे का नमूना, रोजनामचा यानी डायरी जिसमें डेली का लेखा जोखा होता है, उसको रोजानामचा कहा जाता है। रोजाना के जी पेक्टसा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला यानी पत्नी को भेज देना। बलभद्र ने कहा जी पेक्टसा। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहे पेक्टसा, मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। पत्नी को भेजने के लिए बोला, खिदमत के लिए। माता जी ने यान के चालक से पूछा, माता दिन जो यान आया था चाँद से, उसके चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी साहब है। और गाड़ी की बत्ती ठीक है? जी साहब है। माता दिन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच में चालान कर दूंगा। अभी देखिए कितना कर्तव्य परायणता का ये परिचय दे रहे हैं इंस्पेक्टर माता दिन कि सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं तो अंतरिक्ष में भी चालान काटने की ये पावर रख रहे हैं। माता दिन यान में कदम रखे ही थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला, पेक्टसा SP साहब के घर से कह रहे हैं कि चाँद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। ये हुई ना बात। माता जी जैसे ही माता दिन यान में कदम रखे थे कि हवलदार राम सजीवन आए और बोले कि SP साहब के घर में से उनकी मैडम जी बोल रही थी कि चाँद से एड़ी चमकाने के पत्थर लेके आना। माता दिन खुश हुए। बड़े अफसरों का जो काम करने का मौका मिले तो छोटे अफसर खुश होते हैं। खुश हुए, बोले कह देना भाई साहब से ज़रूर लेता आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था। माता दिन ने चालक से कहा, अरे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसमान में लाखों मील दूर तक कोई नहीं है। माता दिन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चाँद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दिन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दिन रोब से उतरे और अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहाँ किसी के कंधे पर स्टार नहीं थे, फीते भी नहीं लगे थे, लिहाजा माता दिन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दिन को लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले पर उन्होंने टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दिन ने काम शुरू किया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाजा लिया। शाम को उन्होंने IG से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। पहला काम उन्होंने किया, ये आ सकता है परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि इंस्पेक्टर माता दिन चाँद पर गए तो उन्होंने पहला काम क्या किया? पहला काम उन्होंने यही किया कि पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। IG ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। माता दिन ने कहा, हनुमान का दर्शन कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए ज़रूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था, दफ़ा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे अयोध्या ले आए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। उन्होंने पहला काम ये करवाया वहाँ के IG से कि आप हनुमान जी की मूर्ति को हर पुलिस थाने में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चाँद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दिन उन्हीं कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलायल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था, एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आ गई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ में आ गया, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है।
क्या लग गया भाई इनके हाथ? आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं इसलिए। इंस्पेक्टर माता दिन क्या बोला उन्होंने कि आप कि पुलिस काम क्यों नहीं करती, मुस्तैद क्यों नहीं? हमने कारण का पता लग गया कि आप ऊंची तनख्वाह देते हैं। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं इसलिए। सिपाही को 500, हवलदार को 700, थानेदार को 1000, क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फ़ौरन घटाइए। ये उस दौर की बात है, 1975 के आसपास ये कहानी लिखी गई थी। उस दौर की तनख्वाह की बात है ये, कि इंस्पेक्टर को 100-200, सिपाही को 100-200, इंस्पेक्टर को 200 देते हैं और थानेदार को 500। सॉरी, सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाह फ़ौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर ये तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो काम क्यों करेंगे? माता दिन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी। 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुला कर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दिन से कहा, मैं आपकी सूझबूझ की तारीफ करता हूँ। आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? माता दिन ने समझाया, बात मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम का गुजर नहीं होगा। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट से नहीं रह सकता। उसे ऊपर ही आमदनी करनी ही पड़ेगी। देखिए, बात आ गई जो इंडिया की पुलिस व्यवस्था, भारत की पुलिस व्यवस्था में छिपी हुई है। ऊपरी आमदनी का जो कॉन्सेप्ट चलता है वो आ गया जबान पे माता दिन के। ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वह अपराधों पर नज़र रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। देखिए, ये राम राज्य की व्यवस्था जो हम जिसका कॉन्सेप्ट हम बैठा करके रखे हैं, जिसको हम एक अपने राम राज्य की संकल्पना को लेकर के बैठे हैं, उसके ऊपर करारा व्यंग है। सक्षम प्रशासन का ही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई, चारों तरफ फैल गई ये बातें। लोग माता दिन को देखने आने लगे। कैसा है भाई वो कि ऐसा चमत्कार कर दिया, क्या फार्मूला लेकर के आया है, कैसा है जो तनख्वाह कम करके भी सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे, कहते थे, गुरु आप इधर न पधारते तो हम कोरी तनख्वाह से ही गुजारा करते रहते हैं। सरकार भी खुश थी, मुनाफे का बजट, तनख्वाह कम कर दिया उन्होंने, मुनाफा बढ़ गया सरकार का, मुनाफे का बजट होने वाला था। आधी समस्या हल गई, पुलिस अपराधी को पकड़ने लगी थी, मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दी इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस आ जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके हम बता दें। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दिन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूं, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है, कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। माता दिन को एक केस आया कत्ल के, उन्होंने बताया कि आप लोग सीखिए, मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करके दिखाता हूँ। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दिन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर और कहीं? इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहाँ रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं, पकड़ने वाली बातें हैं। यहाँ पर भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं, अपराधी तो भाग गए हैं, यह वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा। माता दिन ने कहा, उसे फ़ौरन गिरफ्तार करो। भारतीय पुलिस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी को यहाँ पर साई जी ने उभारा हुआ है।
वह भला आदमी पकड़कर बुला लिया गया। उसने कहा, मैं तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है। चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दिन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दिन क्या तर्क निकालते हैं। माता दिन ने उनसे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? ये उल्टा सवाल है, फालतू के सवाल जिस तरह से हमारी पुलिस पूछती है कभी कभी। उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह पर नहीं गया, वहाँ मेरा मकान है। झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। उसके मकान के सामने झगड़ा हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो ही जाएगा। और फिर माता दिन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दिन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? फिर वही बात घुमा फिरा करके। इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वो बार बार कहता था, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहीं मकान है। माता दिन उसे जवाब देते हैं, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग प्रभावित हुए। जो माता दिन के तर्क करने की प्रणाली थी, इससे चांद के ऊपर के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे वो लोग काफ़ी प्रभावित हुए। अब माता दिन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है, यह तो पक्का है, किसी ने उसे ज़रूर मारा, कोई कातिल है, किसी को तो सज़ा होनी है। सवाल है किसको सज़ा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह कि सवाल की जुर्म किस पर साबित हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, माता दिन क्या कहते हैं, पुलिस के लिए सवाल उतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल की जुर्म किस पर साबित हो सकता है। किसने मारा है वो तो भाग गया, किसके ऊपर साबित किया जा सकता है, यानी झूठे साक्ष्यों, झूठे गवाहों और झूठी दलीलों के आधार पर किसके ऊपर साबित किया जा सकता है, पुलिस के लिए वो मायने रखता है माता दिन के अनुसार। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी, मारने वाले को होती है, बेकसूर को। अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है। यहाँ पर उन्होंने दर्शन के कुछ सिद्धांत को उसमें रिलेट करके बताने का प्रयास किया है। हमें भेदभाव नहीं करते। हाँ, यह पुलिस का मानवतावाद है, अब पुलिस का ये मानवतावाद है, नहीं चाहिए ऐसा मानवतावाद भाई। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा। पहला, वह आदमी क्या पुलिस के रास्ते में आता है, यानी पुलिस के रास्ते में जो रोड़ा बनता है ये भी मायने रखता है कि उस पर जुर्म कैसे साबित करना है। क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? क्या उसको सज़ा दिलाने से जो सिस्टम के लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो लोग खुश होंगे? माता दिन को बताया गया कि वह आदमी भला है, वह पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जो माता दिन चाह रहा था वही हो गया। माता दिन को बताया गया कि वह आदमी भला है पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। उसको अच्छा बदला लेने वाला काम हो गया। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वो वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है, वो सरकार के विरोध में बैठता है, विरोध में है। माता दिन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, यानी बहुत बढ़िया केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट, यानी पक्का गवाह और ऊपर का सपोर्ट भी मिलेगा हमें। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती, एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दिन ने समझा, देखो मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को फांसी तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? इंस्पेक्टर माता दिन के अनुसार भले आदमी के कपड़ों पर खून मिल रहा है, हमें जुर्म साबित करने में कोई भी प्रकार की कठिनाई और कोई भी अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन ढूंढेगा असली कातिल को, जबकि हमें आसान है इसके ऊपर जुर्मों को साबित करना। ये हमारे पुलिस व्यवस्था की कमी को परसाई जी ने माता दिन के माध्यम से वो उभारने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ खून ढूंढते फिरोगे, तुम तो भरो FIR, ज़बरदस्ती बोलते हैं FIR भरो। माता दिन ने FIR भरवा दी, वक्त ज़रूरत के लिए जगह भी खाली छुड़वा दी, कब क्या लिखना पड़ जाए उसके लिए जगह भी खाली छुड़वा दी वहाँ पे। दूसरे दिन कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है, तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को फंसा रहे हो, ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ, बताइए ना हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दिन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम बेकसूर को शर्म छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का एक जवाब है। जब आपके पास
जो आए उसे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। माता दी ने फार्मूला दिया, अगर तुम्हारे सामने कोई प्रश्न करे, कोई क्रॉस क्वेश्चन करे, तो आप उसे बोल दो हम जानते हैं कि वो निर्दोष है, लेकिन क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। यानी ऊपर का ऑर्डर है, जैसा कि आज की पुलिस भी करती है कहीं कहीं पर। कोतवाल ने कहा, तब एसपी के पास जाएंगे। माता दिन बोले, एसपी भी कह दे कि उसे ऊपर से हो रहा है, तब आईजी के पास शिकायत करेंगे। आईजी भी कह दें कि सब ऊपर से हो रहा है, तो लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। मंत्री भी कह देंगे भैया मैं क्या करूं, ये सब ऊपर से हो रहा है, तभी प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कह देंगे मैं जानता हूं निर्दोष है, पर ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे, माता दी ने कहा, तब क्या, वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। उसके सामने पहला बात था, भोले लोग थे, चमत्कृत रह गए वो लोग। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, एक मुहावरा हमारे देश में 25 सालों से सरकार को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। माता दीन ने भारत के मुहावरे को चांद पर अप्लाई करने के लिए बोल दिया कि आज़ादी के बाद से आज तक इसी मुहावरे पर हमारा सारा सिस्टम चल रहा है, और आप भी सीख लो कि सब काम ऊपर से हो रहा है, और होता है सब नीचे से ही, सब ग्राउंड लेवल पे ही होता है। केस की तैयारी होने लगी। माता दिन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं, तो चश्मदीद गवाह कैसे होगा। माता दिन ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफ़ों के फंसा दिया हमारे गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो। चश्मदीद गवाह वह नहीं है कि जो घटनाओं को देखा है, बल्कि वह है जिसने कहा कि हमने देखा, यानी झूठे गवाह। कोतवाल ने कहा कि ऐसा क्यों कोई कहेगा। माता दी ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास सबसे पहले से रहती है, जहाँ ज़रूरत हुई उसे चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी के पास कोई दैवीय शक्ति है, जहाँ जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है, और वहाँ पर पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाईगिरों को बुलाओ, जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हों, जुआ खिलाते हों या शराब उतारते हों। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्होंने देखकर माता दिन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे हुए, बड़ा सूना सूना सा लग रहा था। माता दिन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी मारते देखा था ना। वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दिन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। ज़बरदस्ती पूछ रहे हैं। हाँ कहलवाने का एक तरीका है, आंखों में आंखें डाल करके बात करना और उनके आभास देना, भाव भंगिमाओं से, बॉडी लैंग्वेज से उन्हें आभास दिलाना कि हम अब उनके ऊपर अपनी बातों को थोप रहे हैं। एक बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से पुलिस कहलवाती है, जिसको कहने वाला और सुनने वाला सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से समझ पाता है हमसे ज़बरदस्ती क्या कहलवाया जा रहा है। उन लोगों को लग रहा था कि यह पागल आदमी है, कैसी उटपटांग बात कर रहे हो, हंसने लगे। माता दिन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा। माता दिन ने गुर्रा कर देखा और कहा, कैसे देखा, सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। अब उन्हें डर दिखा रहा है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो। प्रस्ताव रख दिया सामने। वे बोले, देखो साहब, वह आदमी घर से निकला। माता दी ने कहा, ठीक साहब, हम जेल नहीं जाना चाहते। घबराकर सभी लोग बोल दिए। माता दी ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मार के देखा था ना। वे बोले, देखा साहब। वो आदमी घर से निकला और लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। माता दी ने कहलवा दिया। माता दी ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे। वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। तैयार हो गए। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दिन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दिन ने कहा, हटो, काम करने दो।
कोतवाल पाँव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन्हीं श्री चरणों में रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज़ाना नाम चाह बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सज़ा हो गई। जिसने उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया था उसी को ही 20 साल की सज़ा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे थे, सज़ा होने लगी थी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया भारत के सरकार के लिए। एक दिन माता दीन की सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदी खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकारे करते हजारों लोग हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उसका ऐसा अभिनंदन होगा। माता दीन सोच रहे हैं। वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके पर कुर्ता टोपी धोती ले आते। इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए धोती कुर्ता और टोपी लेके आते तो कितना मज़ा आता। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविज़न पर बैठे दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। मंत्री लोगों को क्या चाहिए? यही चीज़ें चाहिए कि प्रशासन द्वारा कुछ काम किया जाए, शासन प्रशासन द्वारा कुछ काम किया जाए जिसके लिए हमें कुछ मिले। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आ गए। संसद में, चांद की संसद में गुप्त अधिवेशन हुआ। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार का बाप का इलाज नहीं करता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री माता दीन को बुलाया और माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा एक कतई रात सोए नहीं हैं। रुआं से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं, बहुत आभारी हैं। आप कल देश लौट जाइए, हम आपसे बहुत दुखी हो गए हैं। ये उनके कहने का मतलब था, लेकिन वो दूसरे तरीक़ों से बोल रहे थे। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही लौटूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आपकी बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए, लेकिन महाराज आप जाइए। माता दीन ने कहा, नहीं, हमारा सिद्धांत है, हम पैसा नहीं, काम प्यारा है। कितने कर्तव्य परायण है भारत की पुलिस। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। उनको पत्र लिखना पड़ा क्योंकि माता दीन तो ऐसे आने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्हें काम प्यारा था। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए IG का आर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर के लिए, भूले नहीं थे, एड़ी चमकाने का पत्थर चांद में रखा उन्होंने, यान में रखा उन्होंने और चांद से विदा लिए। जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। इतना सारा ज्ञान जो मिला था, पुलिस महकमे को कितना प्रशिक्षित कर दिए थे, सारा का सारा बवंडर खड़ा कर दिया उन्होंने बेचारे भोले भाले लोगों के बीच। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा, आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया जिसमें लिखा था, अब इसमें सारा निचोड़ है परसाई जी ने जो दिया है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर आप उन्हें फ़ौरन बुला लें। हम भारत के मित्र देश समझते थे, भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। ये चांद के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा था। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया, उसके नतीजे ये हुए हैं। क्या नतीजा हुआ था माता दीन की शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का? कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा, जैसा कि भारत में होता है। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है।
अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे, उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए। ये पत्र था चाँद के प्रधानमंत्री का भारत के प्रधानमंत्री को, कि उन्हें भारत, हमारी आधी संस्कृति तो नष्ट हो गई, सद्भावना, दया, करुणा सारी चीज़ें खत्म हो गई। अगर न बुलाया गया तो पूरी संस्कृति को ही ये माता दीन नष्ट कर डालेंगे। यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। अब इसमें हम पात्रों को अगर देखें तो पहले तो ये कहानी आप लोग 2-3 बार सुन लीजिएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा। पात्र, सबसे बड़ा पात्र तो मुख्य पात्र जो है इंस्पेक्टर माता दीन है, और कुछ और पात्र हैं। जो पात्र परिचय की बात करें, पात्र पात्र तो इंस्पेक्टर माता दीन, इंस्पेक्टर माता दीन, इंस्पेक्टर माता दीन। दूसरा जो है पुलिस मंत्री, पुलिस मंत्री, पुलिस मंत्री, इनका बार बार जिक्र आता है, यही ऑर्डर पास करते हैं सचिव के द्वारा। और अब्दुल गफूर, हवलदार बल्लभदर, अब्दुल गफूर, अब्दुल, कहानी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको, कहानी सुनेंगे तो उसमें पता चलेगा। हवलदार, हवलदार बल्लभदर, बल्लभदर, हवलदार बल्लभदर। यान का चालक हवलदार राम सजीवन, हवलदार, हवलदार राम सजीवन, राम सजीवन। छठवां, यान का चालक, यान का चालक जो चाँद से आया था माता दीन को लेने के लिए, वो आईजी कोतवाल। क्या है? आईजी, आईजी 8वां कोतवाल। यही मुख्य पात्र हैं जिनके नाम का कहीं जिक्र नहीं है, पद ही है खाली, ये नाम के नाम से खाली इंस्पेक्टर माता दीन आते हैं। आईजी कोतवाल, कोतवाल। ये 6-7 पात्र हैं। अगर इस पे देखा जाए विषय वस्तु का, तो पहला तो ये है, पहला तो ये है माता दीन के माध्यम से, माता दीन के माध्यम से भारत की पुलिस व्यवस्था पर, भारत की पुलिस व्यवस्था पर व्यंग। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पर? चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय, चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा चांद की संसद और शासन व्यवस्था के काल्पनिक चित्रण द्वारा, काल्पनिक चित्रण द्वारा भारत के राम राज्य की परिकल्पना पर
परिकल्पना पर व्यंग। मुख्य रूप से ये कहानी का मुख्य हेतु है, और इसको एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो इसमें से कथन आते हैं, तो उन कथनों को आप ठीक से कर पाएंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हम कुछ प्रमुख कथनों को लिखवा देते हैं। 2-3 कथन हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आपको नोट कर लेना चाहिए। तो हम 2-3 कथनों को लिखवा देते हैं ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न आए तो उसको आप लोग हल करने में किसी प्रकार का संकोच न हो पावे और सही सही होवे। प्रमुख कथनों में 2 कथन हैं, बाकी तो आप कहानी सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और इसमें से कहीं पर भी आइए आप सही करके आएंगे। एक बार आप ठीक से सुन लीजिएगा, एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा सुन लीजिएगा, आप पक्के से आएंगे। पूरी कहानी को हमने पढ़ दिया है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। मात खाई है मतलब हारा हुआ है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है कि छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं, इतने माहिर हैं वो। देखो आदमी मारा गया है, ये मातादीन का कथन है, ये तो लेखक का स्वयं कथन है, लेखक ही स्वयं ही कहता है। और दूसरा जो है ये मातादीन के कथन है, लेखक के रूप में वो परसाई जी स्वयं अपनी शब्दों में कहते हैं, और ये मातादीन कहता है, मातादीन का कथन है ये। देखो आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे ज़रूर मारा होगा, कोई कातिल है, किसी को सज़ा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होगा ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने का विषय नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, सब में परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते, यही पुलिस का मानवतावाद है। बराबर। तो ये हम लोगों ने इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर पूरी कहानी पढ़ी। हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताएं, सामाजिक परिचय, उनके जो पुरस्कार और सम्मान, सारी चीज़ों को बारीकी से देखा है। एक यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी ये आप लोगों के लिए। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अगर आप लोगों ने इस कहानी और परसाई जी के जीवन परिचय को ठीक से पढ़ लिया तो यहाँ से इस पर जो प्रश्न बनेंगे कहीं बाहर नहीं जाएंगे। 2 बार आपको कहानी को सुनने की आवश्यकता है। अगर आपने अभी तक साहित्य सागर ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। इस पर हम अभी इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद अगली कहानी परसाई जी की जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन के पूरी ज़िंदगी इन्होंने सेवा दी होती है गवर्नमेंट को, लेकिन इसको पेंशन नहीं मिलता है, और पेंशन न मिलते पेंशन के लिए अर्जी देते देते थक जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। व्यंग के माध्यम से परसाई जी ने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से एक व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते काटते अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को बिता करके मौत हो जाती है, फिर भी वो काम नहीं हो पाते हैं, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो भोलाराम का जीव जो है यानी भोलाराम की आत्मा जो उन्हीं फाइलों में लिपटी हुई है जो उन्होंने अपने जो पेंशन की जो फाइल होती है उसी में लिपटी हुई है। वो यमलोक नहीं पहुंची है, जिसको ढूंढने के लिए नारद आते हैं और अंदर से आवाज़ आती है कि मैं यहाँ हूँ। तो बहुत ही रोचक कहानी है, आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो कल होगी। धन्यवाद।